हाँ जी, कैसे हो आप लोग? जल्दी से कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्या ओके आ रही है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तौफीक, सुरभि, वैष्णवी, अभिजीत, आशवी, मार्स, आ जाओ जी। ललित, सिंचन, भूपाली, आंशी, रजनी, मार्स भाई थैंक यू। नैन्सी राणा जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। हरी, स्वागत है। बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे आज। रहमान, अभिजीत, सोनू, जय श्री राम, राम कुमार, सत्यम, ललित, श्रेया, पूनम, करण, विराट गोयल, सिंगम, राम कुमार, आ जाओ जी, आ जाओ। महक, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। सनी, सिंधम, वेलकम 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 वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का, स्वागत है। वेलकम टू द क्लास। रिवीजन करके आए हो? राहुल कह रहे सर मैं भी नया हूं। हाँ, मुझे दिख रहे हैं, काफी सारे नए बच्चे दिख रहे हैं आज मुझे। चलो मार्स बेटा, धन्यवाद। ऋषभ भाई, आपका भी स्वागत है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करना है क्या? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करना है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया था। कंजम्पशन फंक्शन क्या था सर? सर कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास था सी बार प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय वाई। जहां पे सी बार आपके पास क्या था सर? सी बार हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन था। बी हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। एमपीसी कैसे निकलता है वो भी लिख लेते हैं। एमपीसी निकलता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके। और वाई हमारे पास क्या थी सर? वाई हमारे पास नेशनल इनकम थी। ठीक है, ये आपके पास नेशनल इनकम हो सकती है या फिर ये कभी कभी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम भी हो सकती है। वो इनकम जो आपके पास खर्च करने के लिए बची है, ठीक है, ये आपके पास डिस्पोजेबल इनकम भी हो सकती है। फिर कंजम्पशन फंक्शन के अंदर ही हम लोगों ने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी अपॉन वाई होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 हो सकता है। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 1 हो सकता है? हो सकता है। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है। सर ये लेस देन 1 भी हो सकता है। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी 0 या फिर नेगेटिव हो सकता है? सर नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके अलावा हमने एमपीसी पढ़ा था, वो मैंने आपको बता दिया। सर इसके अलावा हम लोगों ने सेविंग्स फंक्शन पढ़े थे। इसके अलावा हम लोगों ने सेविंग्स फंक्शन पढ़े थे। सेविंग्स फंक्शन हमारे पास क्या होता है सर? सेविंग फंक्शन हमारे पास होता है माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। यहां पे माइनस का सी बार किसको डिनोट कर रहा था? डिस सेविंग्स को। 1 माइनस बी किसको डिनोट कर रहा था? एमपीएस को। एमपीएस कैसे निकलता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और वाई अगेन किसको डिनोट कर रहा था? नेशनल इनकम को। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था सर? इसके अलावा हम लोगों ने एपीएस देखा था। एपीएस हमारे पास एस अपॉन वाई। एपीएस हमारे पास एस अपॉन वाई। सर एपीएस की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। सर क्या एपीएस 0 हो सकता है? हो सकता है।
क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। क्या एपीएस कभी 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 हो सकता है? सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर क्या एपीएस लेस देन 1 हो सकता है? हां हो सकता है। एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, एपीएस 0 हो सकता है, एपीएस आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपीएस आपके पास कभी भी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। एपीएस कभी भी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? इसके अलावा आपने पढ़ा था कि एपीसी और एपीएस का सम करेंगे तो वो सम हमेशा 1 आएगा। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि सर अगर हम एमपीसी और एमपीएस का सम करेंगे तो वो सम भी हमेशा क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। वो सम भी आपके पास हमेशा 1 निकल कर आएगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सर आपके पास एपीसी कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0, बट एमपीसी कैन बी 0। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रू है कि फॉल्स है? अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ए पॉइंट सर ट्रू है, बी पॉइंट सर फॉल्स है, सी पॉइंट पार्शली ट्रू है, डी पॉइंट नन ऑफ अबव। सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। एपीसी कैन नेवर बी 0 बट एमपीसी कैन बी 0। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता लेकिन एमपीसी 0 हो सकता है। यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर क्या कभी एपीसी 0 हो सकता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी 0 हो सकती है? सर नहीं हो सकती। एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी के 0 होने का मतलब है, एपीसी के 0 होने का मतलब है कि कंजम्पशन 0 हो, तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है। इतनी चीज तो 100% करेक्ट है। अभी आगे की बात करते हैं। क्या एमपीसी 0 हो सकता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कभी 0 हो सकती है? हो सकती है। सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एडिशनल कंजम्पशन की बात करती है। ये आपके पास एडिशनल कंजम्पशन की बात करती है। तो एडिशनल कंजम्पशन 0 हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैं अपनी एडिशनल इनकम बिल्कुल खर्च मत करूं, मैं अपनी एडिशनल इनकम सेव कर लूं। ऐसा हो सकता है। मैं अगर अपनी एडिशनल इनकम खर्च ना करूं, एडिशनल इनकम पूरी सेव कर लूं, तो मेरा एमपीसी 0 होगा। यह हो सकता है। दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी ट्रू। यानी कि दोनों जो बातें लिखी हैं वो बातें सही लिखी हुई हैं। यानी कि सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आपके पास सही आंसर क्या होगा? ए होगा। एंड 93% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सही। इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोग को चैप्टर समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है। अरे यार धोखा हो गया मेरे साथ यार, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया। यार मैंने एमसीक्यूज पेश तो करे थे यार। एमसीक्यूज तुम कहां हो? एमसीक्यूज 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 तुम कहां हो? कहां हो? कहां हो? कहां हो? कहां हो? अरे यार गलती हो गई। 1 मिनट दोगे क्या? मैं फाइल ऐड कर दूं? तुम लोग मुझे 1 मिनट दोगे? मैं फाइल ऐड कर दूं? आई थिंक मुझसे गलत फाइल ऐड हो गई है। सिर्फ 1 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट दे दो।
चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं तब तक आपको, आप लोग एक क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन आप कर लो। आपको कैलकुलेट करके बताना है, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है। आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 4,000 करोड़ का, आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है 50 करोड़ का, और आपको नेशनल इनकम दे रखी है 5,000 करोड़ की। जल्दी से मेरे को बताओ कि आपके पास करण, देखते हैं अभी करण जो आप बोल रहे हो अभी देखते हैं। हाँ, इसका मेरे को एमपीसी निकाल के बताओ। हाँ जी, आया 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, सबका यही आ रहा है। क्या आप सबका यही आ रहा है? क्या आप सबका यही आंसर आ रहा है? या किसी और का कोई और भी आंसर आ रहा है? हाँ जी, क्या किसी का और भी आंसर आ रहा है? सर सिंपल है वैसे तो, सिंपल है वैसे तो। आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, बी आपको फाइंड करना है। सी आपको दे रखा है 4,000 करोड़ का, सी बार आपको दे रखा है 50 का, बी आपको फाइंड करना है, ये आपको 5,000 दे रखा है। सर ये इधर आ जाएगा, 4,000 में से -50 हो जाएगा, प्लस 5,000 बी हो जाएगा, ओहो, इज इक्वल्स टू 5,000 बी हो जाएगा। 3,950 इज इक्वल्स टू 5,000 बी हो जाएगा। बी इज इक्वल्स टू 3,950 डिवाइडेड बाय 5,000। कितना आ रहा है? 3,950 डिवाइड बाय 5,000, 0.79, 0.79। अच्छा, आपको अगर मैं बोलूं कि सर आपको सेविंग्स निकालनी है, कितनी होंगी? इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि सेविंग्स बता दो मुझे, सेविंग्स कितनी होंगी, तो आपका जवाब क्या होगा? इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए सेविंग्स निकाल दो, तो आपके पास सेविंग्स कितनी निकल कर आएंगी? सेविंग्स निकालने के लिए बोला है, एमपीएस निकालने के लिए नहीं बोला। आप लोग एमपीएस निकाल रहे हो, मैंने सेविंग्स निकालने के लिए बोला है।
सेविंग्स कितनी निकल कर आएंगी? सर सिंपल है ना, इनकम किसके बराबर होती है? सी प्लस एस के बराबर होती है। तो इनकम आपको पता है, इनकम आपके पास 5,000 करोड़ की है, कंजम्पशन आपके पास 4,000 करोड़ का है, सेविंग्स आपको निकालनी है, सेविंग्स आपके पास 1,000 करोड़ की आएंगी। सेविंग्स आपके पास 1,000 करोड़ रुपए की निकल कर आ जाएंगी। एक सेकंड बस। अरे यार, तुम लोग की किस्मत में नहीं आज एमसीक्यूज। चलो अभी मैं करवा दूंगा। फिर से नहीं आए, कुछ लोचा लपाटा हो गया बेटा, कुछ लोचा लपाटा हो गया। अभी दोबारा से देख लेंगे, ठीक है? अभी गाड़ी को आगे बढ़ाएं, अभी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। कुछ लोचा लपाटा हो गया है, कुछ लोचा लपाटा हो गया है। गाड़ी को आगे बढ़ाएं। चलो मैं बीच बीच में एमसीक्यूज डाल दूंगा आपके लिए, बीच बीच में मैं एमसीक्यूज डाल दूंगा आपके लिए। चलिए अभी ना पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, देन गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लायर के ऊपर, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 1001% आएगा मल्टीप्लायर के ऊपर। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? सर जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं ना, जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, हम जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमारे पास इनकम जो है उस पे मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। इनकम के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम इंक्रीज होती है मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इनकम इंक्रीज होती है मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या है? सर मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि जब आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो तो इनकम पे मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, इनकम पे मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारा क्या मतलब है कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज करती है मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल देखो, आपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी, आपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी, मतलब डेल्टा आई, आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी 1,000 करोड़ से, और आपको पता है इकोनॉमी में इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? इंक्रीज इन इनकम कितना निकल कर आ रहा है?
आपका डेल्टा वाई इंक्रीज इन इनकम 5,000 करोड़ हो गई। आपकी इंक्रीज इन इनकम 5,000 करोड़ की हो गई। आपने इनकम बढ़ाई 1,000 करोड़ से, लेकिन इकोनॉमी में इनकम 5,000 करोड़ से बढ़ गई। इकोनॉमी में इनकम 5,000 करोड़ से बढ़ गई। इसका मतलब आपकी इनकम कितनी बड़ी है? यहां पे मल्टीप्लायर कितना है? कोई मुझे बताएगा? आपकी इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है? कोई मुझे बताएगा? मैंने 1,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है। 1,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की वजह से मेरी इनकम 5,000 करोड़ इंक्रीज हो गई है। मतलब सर 5 गुना हो गई है। इट इज 5 टाइम्स। इट इज 5 टाइम्स। 5 गुना हो गई है। 5 गुना। मल्टीप्लायर कितना है? 1 रुपए लगाते हो, 1 रुपए इकोनॉमी में लगाते हो, इकोनॉमी में 5 रुपए की इनकम जनरेट होती है। आप इकोनॉमी में 1 रुपए लगाते हो तो उस 1 रुपए से इकोनॉमी में 5 रुपए की इनकम जनरेट होती है। आपका मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर है इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम कितने से इंक्रीज हुई है? 5,000 करोड़ से। और इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुई है? 1,000 करोड़ से। यानी कि आपके पास 5 टाइम्स, आपके पास 5 टाइम्स क्या निकल कर आ रहा है? आपके पास 5 टाइम्स क्या निकल कर आ रहा है? एवरीवन, आपके पास 5 टाइम्स क्या निकल कर आ रहा है? मल्टीप्लायर। अब आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा कि सर ऐसा कैसे हो पा रहा है? आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि सर ये जादू, ये करिश्मा कैसे हो पा रहा है कि हम इकोनॉमी में 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। हम इकोनॉमी में अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1 रुपए 5 रुपए की इनकम कैसे जनरेट करते हैं? ये 1 रुपए 5 रुपए की इनकम कैसे जनरेट करते हैं? क्या यह सवाल आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या यह सवाल आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि यह जादू कैसे हो पा रहा है, यह करिश्मा कैसे हो पा रहा है कि सर इकोनॉमी में हमने 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और ये 1,000 की इन्वेस्टमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए जनरेट कर दिए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका सिंपल सा लॉजिक है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सपोज करो इकोनॉमी में आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.8 है। एज्यूम कर लो कि इकोनॉमी में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.8 है। ठीक है, अब प्लीज जरा ध्यान से देखना। सपोज कर लीजिए हमने इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिए 100 रुपए। हमने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे 100 रुपए। 100 रुपए कैसे इन्वेस्ट होंगे सर? ये 100 रुपए कैसे इन्वेस्ट होंगे? ये 100 रुपए कैसे इन्वेस्ट होंगे? लेट सपोज कर लेते हैं गवर्नमेंट ने रोड बनवाई है। गवर्नमेंट ने 100 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। प्लीज मेरी बात को समझना। गवर्नमेंट ने 100 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ये रोड, डैम, ब्रिजेस कैसे बनाती है? गवर्नमेंट ये रोड, डैम, ब्रिजेस कैसे बनाती है? सर गवर्नमेंट क्या करती है? ठेकेदार को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? रॉ मटेरियल खरीदती है ना? गवर्नमेंट उससे लेबर अपॉइंट करती है और फिर क्या करती है? काम करवाती है। तो जब गवर्नमेंट ने ठेकेदार को अपॉइंट किया तो गवर्नमेंट ने ठेकेदार को पैसे दिए। ठेकेदार ने मार्केट से क्या करा? रॉ मटेरियल खरीदा, मार्केट से लेबर उठाई,
तो ठेकेदार ने उनको पैसे दिए। सर जो सप्लायर है जिससे रॉ मटेरियल खरीदा गया है, वो भी आगे पैसा खर्च करेगा। बोलो ना मेरे बच्चे, बोलो ना मेरे बच्चे। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। गवर्नमेंट ने 100 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, गवर्नमेंट ने 100 रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए, गवर्नमेंट ने 100 रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 रुपए की इनकम आई कि नहीं आई? कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 रुपए की इनकम आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर गवर्नमेंट ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाया, गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च करे, कॉन्ट्रैक्टर को 100 रुपए दिए कि भैया रोड बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर को 100 रुपए दिए कि भैया रोड बनाओ, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 रुपए की इनकम आई कि नहीं आई? कॉन्ट्रैक्टर इसमें से 80% पैसा क्या करेगा? खर्च कर देगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना चल रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.80 चल रहा है। मतलब कोई भी बंदा अगर 100 रुपए कमाता है तो वो आगे 80 रुपए खर्च कर देगा। कॉन्ट्रैक्टर ने 80 रुपए खर्च कर दिए, 100 का 0.8 यानी कि 80 रुपए खर्च कर दिए, और ये खर्चा कहां कर दिया? सपोज कर लो लेबर को दे दिया। तो एक बात बताओ, क्या लेबर ने 80 रुपए की इनकम कमा ली? लेबर ने सपोज करो 80 रुपए की इनकम कमा ली। एवरीवन, सर लेबर क्या करेगी? बेटा लेबर अपने घर का राशन खरीदेगी। लेट से लेबर ने अपने घर का राशन खरीद लिया, लेबर ने अपने घर का राशन खरीद लिया, कितना? 80 का 0.80, 64 रुपीस का, यानी कि लेबर ने 64 रुपीस खर्च कर दिए। ये 64 रुपीस किसकी इनकम बन जाएगी? ग्रोसरी स्टोर ओनर की। बोलो ना, या इतना बड़ा नहीं लिखना है तो शॉपकीपर लिख दो। शॉपकीपर के लिए क्या 64 रुपीस इनकम बन जाएगी? शॉपकीपर के लिए 64 रुपीस इनकम बन जाएगी। शॉपकीपर क्या 64 रुपीस खर्च कर देगा कि रख लेगा कि सेव कर लेगा? क्या करेगा? शॉपकीपर ने अगर 64 रुपीस कमाए हैं तो वो भी तो 64 रुपीस का 80% खर्च करेगा। हो सकता है शॉपकीपर ने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया हो, शॉपकीपर ने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया हो। 64 का 0.8, 64 का 0.8, 51.2। ये 51.2 का एक्सपेंस हुआ, लैंडलॉर्ड के लिए 51.2 की इनकम हो गई। बेटा ये चेन चलती रहेगी, ये जो चेन है ये चेन चलती रहेगी। लैंडलॉर्ड कुछ खर्चा करेगा, लैंडलॉर्ड हो सकता है अपने लिए कपड़े खरीद ले, तो वो 51.2 का 80% खर्च कर देगा। वो आपके पास क्लोथ वाले शॉपकीपर के पास आएगा, वो शॉपकीपर आगे क्या करेगा? 0.8 ऑफ इनकम खर्च करेगा। उसके आगे वाला बंदा भी क्या करेगा? 0.80 वाला इनकम खर्च करेगा। यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपकी इनकम खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक ये इनकम खत्म नहीं हो जाएगी। रहमान कह रहे हैं सर कंजम्पशन से तो हमारी इनकम डिक्रीज होती है। नहीं पगले, हमारे पास इनकम बढ़ती है। देखो ना, ये जो 100 रुपए का खर्चा था, ये 100 रुपए के खर्चे की वजह से कितने लोगों की इनकम बनी? कॉन्ट्रैक्टर की 100 रुपए की इनकम बनी, लेबर की 80 रुपए की इनकम बनी, शॉपकीपर के 64 रुपीस की इनकम बनी, लैंडलॉर्ड के 51.2 की इनकम बनी। तो ये 100 रुपया जो गवर्नमेंट के पास से चला था, ये कितने लोगों के लिए इनकम बन रहा है? ये कितने लोगों के लिए इनकम बन रहा है? कॉन्ट्रैक्टर ने 20% सेव कर लिया, बाकी खर्च कर दिया, एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम। लेबर ने 20% सेव कर लिया, एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम। शॉपकीपर ने 20% सेव कर लिया, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। तो वो 100 रुपए जो है वो कई बार खर्च हो के लोगों की क्या बनेंगे? इनकम बनेंगे। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? जब तक आपकी इनकम नेग्लिजिबल नहीं हो जाएगी। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी इनकम नेग्लिजिबल नहीं हो जाएगी।
सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर का एंड एमपीसी का कैसा रिश्ता है? मल्टीप्लायर का और एमपीसी का डायरेक्ट रिश्ता है। मल्टीप्लायर का और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन है। हमारा एमपीसी जितना ज्यादा होगा, हमारा मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। हमारा एमपीसी जितना ज्यादा होगा, इकोनॉमी में जितना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, उतनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी। इकोनॉमी में जितना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, इकोनॉमी में उतनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम क्या थी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो थी ना। नेशनल इनकम क्या है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन किसके बेसिस पे होगा? डिमांड के बेसिस पे। तो आप जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे, जितना ज्यादा डिमांड करोगे, इकोनॉमी में उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा आपके पास नेशनल इनकम होगी। तो आपका जो मल्टीप्लायर है, आपकी जो इनकम का मल्टीप्लायर है, वो किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे। मल्टीप्लायर और एमपीसी का आपस में कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट रिश्ता है। आपका एमपीसी हायर होगा, अगर आपका एमपीसी हायर होगा तो बाबू उस केस में आपके पास हायर मल्टीप्लायर होगा। उस केस में आपके पास हायर मल्टीप्लायर होगा। और अगर आपके पास लोअर एमपीसी होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर कम होगी, तो आपका मल्टीप्लायर भी कम होगा। आपका मल्टीप्लायर भी कम होगा। आपके पास मल्टीप्लायर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं यह कह सकता हूं कि मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। बोलो ना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो बाबू इसका एमपीएस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होगा? क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? भाई सिंपल सी चीज है, देखो बेटा, अगर तुम्हारा एमपीसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एमपीएस क्या होगा? कम होगा। अगर तुम्हारा एमपीसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एमपीएस कम होगा। एमपीसी ज्यादा है तो एमपीएस कम होगा। एमपीसी ज्यादा है तो मल्टीप्लायर भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर आपका एमपीसी कम है तो आपका एमपीएस ज्यादा होगा। एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर ने तो कम होना है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एमपीएस और मल्टीप्लायर, एमपीएस और मल्टीप्लायर का जो रिश्ता है वो कैसा चल रहा है? आप क्लियरली देख सकते हो कि एमपीएस और मल्टीप्लायर का रिश्ता कैसे चल रहा है। एमपीएस अगर नीचे है तो मल्टीप्लायर ऊपर है। एमपीएस अगर ऊपर है तो मल्टीप्लायर कहां है? नीचे। ठीक है जी। आपके पास एक फॉर्मूला मल्टीप्लायर का ये है, एक फॉर्मूला मल्टीप्लायर का ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और एक फॉर्मूला आपके पास मल्टीप्लायर का है, एक फॉर्मूला आपके पास मल्टीप्लायर का है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एक फॉर्मूला और है मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी।
अब अगर आप 1 माइनस एमपीसी को क्या लिख सकते हो, एमपीएस, तो टोटल आपके पास 3 फॉर्मूलेज निकल कर आ रहे हैं। टोटल आपके पास 3 फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं। आपके पास टोटल 3 फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर का आपके पास फॉर्मूला नंबर 1, मल्टीप्लायर का आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं बेटा। मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एक फॉर्मूला होता है इसका, एक फॉर्मूला होता है इसका मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। फॉर्मूला नंबर 3, एक फॉर्मूला होता है इसका मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। टोटल आपके पास 3 फॉर्मूलेस होंगे मल्टीप्लायर के। अब इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी के बेसिस पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लायर, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा वाई, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेल्टा वाई 5,000 करोड़ का। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेल्टा आई 2,000 करोड़ का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ एमपीसी कितना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ। ज्योति बेटा, एमपीसी और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन है। लोग जितना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, नेशनल इनकम उतनी ज्यादा निकल कर आएगी। एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होती है। तो अगर मान लो मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं और उसमें से 4.5 लाख रुपए खर्च करता हूं, मैं जितना कम सेव करूंगा और जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी। मैं जितना कम सेव करूंगा और जितना ज्यादा खर्च करूंगा उससे ज्यादा इनकम जनरेट होगी। अगर मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं और 4.5 लाख रुपए खर्च करता हूं, तो जब मैं खर्चा करूंगा तो किसी ना किसी की इनकम जनरेट होगी। मैं खर्चा करूंगा तो किसी ना किसी की इनकम जनरेट होगी। और अगर मैं मान लो 5 लाख कमाता हूं और मैं उसमें से केवल 2 लाख खर्च करता हूं, 3 लाख सेव कर लेता हूं, तो मैं जितना कम खर्च करूंगा सामने वाले की इनकम भी कम जनरेट होगी। तो अगर आपको नेशनल इनकम बढ़ानी है इकोनॉमी के अंदर, तो आपको लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है यूएसए की इकोनॉमी इतनी ज्यादा क्यों है? इकोनॉमी की जीडीपी, यूएसए की इकोनॉमी की जीडीपी इतनी ज्यादा क्यों है? उसका सिंपल सा रीजन है कि यूएसए के लोग जो है वो सेविंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते, वो कंजम्पशन करते हैं, वो आज में जीते हैं, वो अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं कमाते। उनको बेटियों की शादियों में लाखों रुपए खर्च नहीं करने होते, उनको बेटों को काम धंधा लगवा कर नहीं देना होता, वो खुद करते हैं उनके बच्चे। तो वो आज में जीते हैं, वो आज में जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने पे खर्चा करते हैं। उनका खर्चा ज्यादा है, इसीलिए वहां पे आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा है। भाई लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं इसीलिए प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए यूएसए की इकोनॉमी की जीडीपी ज्यादा है, हमारी कम है, क्योंकि हम किस पे चलते हैं? हम सेविंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास यहां पे मल्टीप्लायर निकालो। पहले मल्टीप्लायर आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर आएगा आपके पास 2.5, मल्टीप्लायर आएगा आपके पास 2.5। मल्टीप्लायर एक बार आ गया आपके पास। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी।
मल्टीप्लायर आपके पास 2.5 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.5। कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 2.5, 0.4। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.4। एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, 0.6। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर नॉर्मली तो फ्यूचर को देख के चलना पड़ता है। बेटा नहीं चलना पड़ता है। आपको पता है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एजुकेशन फ्री है। उनके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो स्कूलिंग पे खर्चा नहीं होता अब्रॉड में। सर वहां पर जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी फ्री है, आपका मेडिकल में खर्चा नहीं होता। कंपलसरी है आपको इंश्योरेंस लेना, तो कल को अगर कोई मिस हैपनिंग होती भी है तो इंश्योरेंस कवर कर लेता है। हमारे इंडिया में सबसे महंगी दो ही चीजें हैं, एक है शिक्षा जिसको पीडब्ल्यू अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक कर भी चुका है। एक एजुकेशन इंडिया में महंगी है और दूसरा आपके पास हेल्थ इंडिया में महंगा है। हमें इन दो चीजों पे ही खर्चा करना पड़ता है ज्यादा। हमें इन दो चीजों पे ही इंडिया में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और यही चीजें अब्रॉड में आपको फ्री मिलती हैं। फ्री कैसे मिलती है? आपसे टैक्सेस के रूप में जो पैसा लिया जाता है उसका आपको रिटर्न मिलता है। आपसे गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है तो उस टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देती है, आपको स्कूल देती है, आपको हेल्थ देती है ना? इस चीज का फर्क है। चलिए, आपको एमपीसी दे रखा है, आपको एमपीसी दे रखा है 0.75। आपको डेल्टा वाई दे रखा है 3,500 करोड़। आपको कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आपको कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ₹10,500, 875। सबसे पहले मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो। आपको पता है मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले हैं। एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपको मल्टीप्लायर अभी नहीं पता लेकिन डेल्टा वाई पता है, 3500 है। डेल्टा आई आपको निकालना है। मल्टीप्लायर आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.75। आपका मल्टीप्लायर 4 आएगा। 4 को यहां पर प्लेस कर दो। डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 3500 डिवाइड बाय 4। 875। 875 समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे? समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे? मल्टीप्लायर दिया हुआ है, मल्टीप्लायर दिया हुआ है 5.2। डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा आई दिया हुआ है 1,200 करोड़।
कैलकुलेट करके बताना है आपको डेल्टा वाई, कैलकुलेट करके बताना है आपको एमपीसी, कैलकुलेट करके बताना है आपको एमपीएस। हाँ जी, कुछ आया सर? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओगे आप तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर मैंने आपको दिया है 5.2, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई आपको दे रखा था 1200 करोड़ का, तो डेल्टा वाई हो जाएगा 1200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 5.2, कितना 1200 इंटू 5.2, 6240। तो काफी सारे बच्चों ने निकाल लिया था। इसके बाद मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। मल्टीप्लायर आपके पास 5.2 है, मल्टीप्लायर आपके पास 5.2 है, 1 डिवाइड बाय एमपीएस। एमपीएस आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5.2। आपके पास एमपीएस आ रहा है 0.1923। एमपीएस 0.1923 है तो एमपीसी तो निकाल ही लोगे। एमपीसी होता है 1 माइनस एमपीएस। एमपीसी 1 माइनस 0.1923, 1 में से 0.1923, 0.8077, 0.8077। ठीक है जी, चलिए अब एक बात बताइए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? एक बात बताइए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? अच्छा एक ये देख लो, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की इंफिनिटी होगी। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी। कैसे सर? अगर आप एंटायर एडिशनल इनकम खर्च कर दो, अगर आप एंटायर एडिशनल इनकम स्पेंड कर दो, दैट इज आपका जो डेल्टा सी है, जो आपका डेल्टा सी है, या मैं कहूं जो एमपीसी है,
अगर आपका एमपीसी 1 हो जाए, अगर आपका एमपीसी 1 हो जाए, यानी कि आपका एमपीएस अगर 0 हो जाए, तो आपके पास मल्टीप्लायर कितना आएगा? इंफिनिटी। आपके पास मल्टीप्लायर कितना आएगा? इंफिनिटी। और अगर कोई आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की, तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 आएगी। 1 कब आएगी? जब आपका एमपीसी 0 हो और आपका एमपीसी 1 हो, सॉरी एमपीएस 1 हो। ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की कितनी होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई सिंपल सी चीज है ना मेरे भाई, आपके पास अगर आपके पास एमपीसी 1 है, अगर आपके पास एमपीसी 1 है, यानी कि आपका एमपीएस क्या है? 0 है। अब अगर आप मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में पुट करो 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। अगर आपका एमपीसी 0 है, यानी कि आपका कंजम्पशन 0 है, और आपका एमपीएस कितना है? 1 है, तो आपका मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी, और आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब मल्टीप्लायर की वैल्यू इंफिनिटी है तो एमपीएस कितना होगा? 0। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू इंफिनिटी है तो एमपीसी कितना होगा? 1। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो एमपीसी कितना होगा? 0। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो एमपीएस कितना होगा? 1। राइट? लॉजिकली अगर समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिकली अगर समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। चलो अब एक बात बताओ, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी? सर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। एवरीवन, एग्रीगेट सप्लाई को आप इनकम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम होगा। अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा तोड़ दूं, इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ दूं और मैं आपसे यह कहूं कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टू सेक्टर मॉडल में हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म करती है। तो C प्लस आई किसके बराबर हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। तो यह भी आपके लिए क्या है? यह भी आपके लिए क्या है? इक्विलिब्रियम है। यह सब मैं इक्विलिब्रियम बता रहा हूं आपको, सब मैं इक्विलिब्रियम बता रहा हूं आपको। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और नीचे ले आऊं तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि C प्लस आई जब C प्लस S के बराबर हो जाए, C प्लस आई जब C प्लस S के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम आएगा। भाई इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं, इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। तो जब C प्लस आई C प्लस S के बराबर हो जाए, जब C प्लस आई C प्लस S के बराबर हो जाए तो भी हम इक्विलिब्रियम में। इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे ले आऊं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि C और C कट गया, यानी कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स के बराबर हो तो आप इक्विलिब्रियम पे हो। जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स के बराबर हो तब आप इक्विलिब्रियम पे हो।
बोलो मालिक। मालिक मेरी बात बताओ, मुझे जो बोला गया है वो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको जो बात बोली, क्या वो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चे। आपके पास बुक में पेज नंबर 326 पे एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर मत देखना। पेज नंबर 326 में आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। जरा इस क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। कह रहा है कि सर सेविंग फंक्शन आपको गिवन है, सेविंग फंक्शन आपको गिवन है -10 प्लस 0.2y। आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मतलब आई दे रखी है 50 की। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करनी है, आपको y कैलकुलेट करना है, आपको y कैलकुलेट करना है, आपको यहां पर y कैलकुलेट करना है। व्हाट इज y? आपको बताना है y कितना होगा। जल्दी से फिर से एक बार बता दो, क्या क्या बताना है। क्या आपको यह नहीं पता कि AD जब AS के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा? AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई। AS का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस एस। मैं बस वही लिखता गया हूं। C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस होगा, इक्विलिब्रियम होगा। C क्या है? कंजम्पशन। यहां से कंजम्पशन कट गया, यहां से कंजम्पशन कट गया, आपके पास क्या बचा? जब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर हो तो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, प्लीज जरा ध्यान से देखिए। अरे मैंने लिख दिया बेटा, हर्षिता मैंने लिख दिया। आपको इनकम बतानी है, प्लीज 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 प्लीज। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे करोगे? ये क्वेश्चन कैसे करोगे? ये क्वेश्चन तुम कैसे करोगे? बताओ जी बताओ, ये क्वेश्चन तुम कैसे करोगे? प्लीज जरा ध्यान से देखो। इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो एस आई के बराबर होता है क्या? इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो क्या एस आई के बराबर होता है? तो अगर मैं ये बोल दूं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर है। इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम पे है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो मैंने S इज इक्वल्स टू आई लिख दिया। सेविंग फंक्शन मेरे को गिवन है -10 प्लस 0.20y और मुझे इन्वेस्टमेंट पता है 50 की है। मुझे इन्वेस्टमेंट पता है 50 की है। इन्वेस्टमेंट मुझे पता है 50 की है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर 0.20y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 10 हो जाएगा। माइनस का 10 उठ के वहां चला गया। 0.20y इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। 0.20y इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। एवरीवन सर आपके पास y 60 अपॉन 0.20 यानी कि 300 हो जाएगा। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहता कि बेटा कंजम्पशन भी फाइंड करके बता दो, इसी क्वेश्चन में वो आपसे कहता कि बेटा कंजम्पशन भी फाइंड करके बता दो, क्या कंजम्पशन कैलकुलेट हो सकता है? क्या कंजम्पशन कैलकुलेट हो सकता है? प्लीज मेरी बात को सुनना। तुमको यह पता लग चुका है कि y कितना है,
तुमको यह पता लग चुका है कि y कितना है, 300 है। y अगर 300 है तो क्या इससे s कैलकुलेट हो सकती है? क्या इससे s कैलकुलेट हो सकती है? हो सकती है। s इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.20 इंटू 300। s इज इक्वल्स टू -10 प्लस 60। s इज इक्वल्स टू 50। आपकी सेविंग्स कितनी है? 50 के बराबर है। आपकी सेविंग्स कितने बराबर है? 50 के बराबर है। सर अगर आप ये नहीं भी करते, अगर आप ये नहीं भी करते तो भी आपको पता था कि सेविंग्स 50 के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है तो एस आई के बराबर होता है और आपको आई क्वेश्चन में गिवन है 50, तो बिना यहां पर डाले भी निकाला जा सकता था। बोलो बेटा, आपको क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन गिवन है, तुम सेविंग फंक्शन में इनकम डाल दोगे तो भी आंसर 50 आएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो तुमको यह पता है कि इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो एस आई के बराबर होता है। आई क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है, इसका मतलब सेविंग्स भी 50 होगी। आई अगर 50 दिया हुआ है तो सेविंग्स भी 50 होगी, तो सेविंग्स आपके पास 50 आ गई। अब तुमको यह पता है कि इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर होती है। तुमने कमाए 300 करोड़ रुपए हैं और तुमने सेव 50 करोड़ रुपए करे हैं, इसका मतलब तुमने कंजम्पशन कितना करा है? एवरीवन, एवरीवन 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 समझ में आया क्या? एवरीवन समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, इसको याद रखना बस। ये जो बातें यहां लिखी है, इन बातों को याद रखना। ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है, ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है, इन बातों को याद रखना। लेट से आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 50 प्लस 0.75y। आपको कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है मैंने 50 प्लस 0.75y। मैंने आपको आई दे दिया है, आई है आपके पास 100। मैंने आपको आई दे दिया है, आई है आपके पास 100। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे लिए कैलकुलेट करके बताओ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कैलकुलेट करके बताओ कि सर मेरी नेशनल इनकम कितनी होगी। जब तुम नेशनल इनकम निकाल लेना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करो नेशनल इनकम, कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। आपके पास सी 50 प्लस 0.75 दिया हुआ है, आई आपके पास 100 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है वाई, आपको कैलकुलेट करके चलना है वाई। देखो थोड़ी सी हेल्प कर दूं क्या आपकी? आपको यह पता है कि एडी एएस के बराबर होता है, आपको यह पता है एडी एएस के बराबर होता है। एएस बोले तो वाई, एएस बोले तो वाई, मैं एएस की जगह पे वाई लिख दूं। आपको यह पता है कि एडी किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। सर आपको यह पता है कि एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। आपको यह पता है कि एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। सी आपको दे रखा है 50 प्लस 0.75 वाई, आई आपको दे रखा है 100 और आपसे वाई मांगा गया है। 100 प्लस 50 150, 0.75 वाई प्लस 150 इज इक्वल्स टू वाई।
150 इज इक्वल्स टू y माइनस 0.75y, यानी कि 150 इज इक्वल्स टू 0.25y, यानी कि y इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 0.25। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यह बता दो बेटा कि सेविंग्स कितनी होंगी, तो बता पाओगे? इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपके पास सेविंग्स कितनी होंगी, क्या आप बता पाओगे? इसी क्वेश्चन में सेविंग्स पूछ लूं, सेविंग्स पूछ लूं तो दिमाग मत लगाना, सेविंग्स पूछ लूं तो दिमाग मत लगाना। सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे है तो सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 100 की गिवन है, तो सेविंग्स आपके पास 100 की होगी, सेविंग्स आपके पास 100 की होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यह बता दो कि इस क्वेश्चन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे यह बता दो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपको सिंपली पता है, आपको सिंपली पता है कि भैया इनकम जो होती है वो या तो कंज्यूम करी जाती है या तो सेव करी जाती है। इनकम अगर 600 करोड़ की है और हमने उसमें 100 करोड़ की सेविंग कर ली है, तो इसका मतलब कंजम्पशन 500 करोड़ का होगा। बाबू समझ में आ रही है बात? टफ तो नहीं लग रहा है? कुछ टफ तो नहीं लग रहा है? हाँ जी, चलिए अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं, इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि बाबू आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी गई है बाय ₹20 करोड़, तो आपको मुझे यह बताना है कि नया इक्विलिब्रियम इनकम कितना होगा। आपको बताना है नया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा। अगर मैं यह कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट को 20 करोड़ रुपीस से बढ़ा दिया गया है, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट को 20 करोड़ रुपीस से बढ़ा दिया गया है, तो नया इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा? सर अगर इन्वेस्टमेंट को 20 करोड़ से बढ़ा दिया है, यानी कि आपकी जो नई इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी? 120 करोड़ की हो जाएगी। आपकी नई इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ की हो जाएगी। अगेन आपको पता है कि C प्लस आई वाई के बराबर होता है, C प्लस आई वाई के बराबर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 50 प्लस 0.75y और इन्वेस्टमेंट आपकी 120 की है। 170 इज इक्वल्स टू 0.25y, y इज इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाय 0.25। 680 करोड़। डन है भाई, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। चलो
इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा जब एडी एएस के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एडी एएस के बराबर होगा। आपको पता है एडी हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। एडी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एडी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी। यह बात याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी 0 से, और एग्रीगेट डिमांड कहां से स्टार्ट होगी? एम से, मतलब कि आपके पास वाई से। प्लीज मेरी बात ध्यान से देखिएगा। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से पहले आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। इक्विलिब्रियम के बाद आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। मतलब इक्विलिब्रियम से पहले सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। इक्विलिब्रियम के बाद सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। एवरीवन यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले मेरे बच्चा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले मेरे बच्चा आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होती है और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से कम होती है। अब सर इसका इंप्लीकेशन क्या निकलता है? अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यह कब होगा? बिफोर इक्विलिब्रियम। यह कब होगा? बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने से पहले आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी। When the planned spending is more than the planned output, then C plus I बोले तो AD, then AD curve lies above the 45 degree line। ये 45 डिग्री लाइन कौन सी है? AS की लाइन है। ये जो AS है, ये आपका AS क्या बनाता है? 45 डिग्री बनाता है। ये क्या बना रहा है? 45 डिग्री। तो आपका जो AD कर्व है, आपका जो AD कर्व है वो AS कर्व के ऊपर है। AD कर्व आपके AS कर्व से ऊपर है, यही बात लिखी हुई है। इट मींस दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। आपके कंज्यूमर और फर्म ज्यादा गुड्स खरीदना चाहते हैं एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर जो विलिंग टू प्रोड्यूस है, जिसकी वजह से प्लान्ड इन्वेंट्री कम रह जाती है। To bring the inventory back to the desired level, firm would resort to increase the employment and output until the economy is back at the output level OYO, where the AD becomes equals to AS and there is no further tendency to change। तो जब आपका AD AS से कम होगा, जब आपका AD AS से कम होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसर इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोड्यूसर इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी वजह से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज होंगे। ये दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज होंगे। लेकिन जब आपका AD आपके AS से कम है, आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम आपका AD AS से कम है, तो जो AD कर्व है वो AS कर्व के नीचे होगा। AS कर्व को 45 डिग्री लाइन भी बोल देते हैं। AS कर्व को 45 डिग्री लाइन भी बोल देते हैं। तो अगर आपका AD आपके AS से कम है, इसका मतलब आपका जो AS है वो ऊपर है और आपकी AD नीचे है। इट मींस दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म टुगेदर वो कम खरीदना चाहते हैं, वो कम खरीदना चाहते हैं, और फर्म जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है।
इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, आपका अनसोल्ड स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर डिमांड कम है, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो आप बताओ ना, अनसोल्ड स्टॉक इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? मार्केट में डिमांड 1000 की है, हमने 1500 का प्रोडक्शन कर दिया। मार्केट में डिमांड 1000 की है, हमने 1500 का प्रोडक्शन कर दिया, तो 500 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी रह जाएंगी, 500 यूनिट्स हमारे पास अनसोल्ड रह जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? सर घटाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 500 यूनिट्स जो पड़ी हुई है अनसोल्ड वाली, ये बिक जाए, अगर आप चाहते हो कि ये 500 यूनिट्स जो पड़ी है अनसोल्ड वाली ये बिक जाए, तो आप क्या करोगे? अपना प्रोडक्शन कम कर दोगे। भाई मार्केट में डिमांड 1000 की है, अपन ने प्रोडक्शन कर दिया है 1500 का, तो इसका मतलब हमारे पास 500 सरप्लस पड़ा हुआ है, हमारे पास 500 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगली बार हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी तो ये स्टॉक बिकेगा ना। अगर आपको ये स्टॉक को बेचना है तो अगली बार आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार अगर प्रोडक्शन कम नहीं किया, अगली बार अगर आपने प्रोडक्शन कम नहीं किया तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, अगली बार अगर आपने प्रोडक्शन कम नहीं किया तो क्या होगा? अगली बार अगर आपने प्रोडक्शन कम नहीं किया तो क्या होगा? आपका स्टॉक और इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्टॉक और इंक्रीज हो जाएगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। फर्म एम्प्लॉयमेंट कम करेगी, अपना आउटपुट कम करेगी, मतलब फर्म प्रोडक्शन कम करेगी। प्रोडक्शन कम करके आपके पास इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबू आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, एडी आपके एएस से ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सर हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए, हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। और अगर वो बोले कि आप यहां पर हो, अगर वो बोले कि आप यहां पर हो, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे, अगर आप प्रोडक्शन को डिक्रीज करोगे, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर कम हो जाएगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोगों की इनकम आपके पास कम हो जाएगी। राइट? अब इसमें मैं कुछ बेसिक सी चीज आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, इसी में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप एक बार रीड करके आना। और जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम होती है तो क्या होगा, और जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है तो क्या होगा? एक बार इसको रीड करके आना, आपको समझ में आ जाएगा, इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। राइट? इसके आगे की वार्तालाप हम लोग कल करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय।